नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। बहुत कम समय आपके एग्जाम के लिए बचा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले जो भी छात्र हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मात्र 200 रुपए में आपको सेम प्रैक्टिस सेट जो है एप्लीकेशन पर मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ मिलती है और आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है। तो बेहतर होगा वीडियो देखने से अच्छा कि आप लोग भी जो है इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे दिए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो सबसे टॉप पर जो कमेंट पिन किया हुआ है वो यही किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का पोस्टर दिखेगा एप्लीकेशन के अंदर। इस बैच में क्लिक कर आप इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 199 में ये बैच है जहां पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे इसके साथ साथ ही हम लोग आज के सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हिंदी का पहला प्रश्न आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो अगर आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, देखिए मैं बार बार बोलता हूं वर्णमाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे कम आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे, आज आपके पास है कि संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन, सबसे पहले बात करूं व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ इस तरीके का श्रृ आता है, ठीक है। या फिर इस तरीके का आपने देखा होगा क्षत्रिय वाला, या फिर आपने ये देखा होगा त्रौ देखा होगा, ठीक है। या फिर आपने ये सब देखे होंगे, ठीक है, ज्यों देखा होगा। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है आता है तो 4 इनकी संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं संयुक्त व्यंजनों की, तो 4 होती हैं। अब इस ऑप्शन में से अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ज्यों क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब ये ज्यों भी मिलकर कैसे बनता है, एक क्वेश्चन आपके पास आता है संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, ठीक है। जो ज्यों है आपका कैसे बना है ये आपको मैं बताऊंगा। इसको नोट करके लिखना। अगर आपको आता है अच्छी बात है, रिवीजन कीजिए। नहीं आता है तो इसको आप जो है समझकर लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे ज्यों की बात कर रहा हूं, ये वाला कैसे बना, जौ प्लस यों मिलकर क्या बनाया आपका, ज्यों बनाया, ठीक है। ज्यों प्लस, ठीक है, ये स्वर रहित है, इसको स्वर क्या मिला, यों का स्वर मिला। ये आपका पंचम अक्षर हो गया। इसके साथ मिलने के साथ इसने क्या बना दिया, एक नई चीज ज्यों बना दी, जिसको हमने बोला संयुक्त अक्षर है। इसके अलावा संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, श होता है, क्षत्रिय वाला श होता है आपका, ठीक है। क्षत्रिय जो आप लिखते हो ना, इसका कैसे बनता है, क हमारा स्वर रहित है, ठीक है। क हमारा स्वर रहित है और क को कौन सा स्वर में वो मिलेगा, ये आपका षटकोण वाला, ठीक है। षटकोण वाला श मिल जाएगा तो ये मिलकर आपका क्या बना देगा, छ बना देगा। कभी आपको याद नहीं हो रहा है कि इसके बाद क्या आता है तो आपको इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हैं, KSHA, ठीक है। तो KSHA, के से क्या हो गया, KS से आपका छ बन गया, ठीक है। के से आपका के बन गया, H से आपका ये शौ बन गया षटकोण वाला। तो थोड़ा सा ट्रिक है इंग्लिश की भी, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, वैसे तो बेसिक चीज है, याद हो जाती है। इसके अलावा आपका कौन सा होता है, त्रौ, ठीक है। त्रौ आपका संयुक्त अक्षर होता है। ये कैसे बनता है, तो बोलने में ही आ रहा है, तो स्वर रहित होगा और रौ इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। त्रौ, तो और रौ के साथ आपका ये जुड़ा हुआ होगा त्रौ वाला। अब आपके पास अंत में आ गया, 3 तो हो गए, चौथा आपके पास आता है श्रौ, ठीक है। श्रौ ये आता है ना श्रृंगार वाला श्रौ। तो श्रृंगार में तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसका पूर्ण कैसे होगा, तो सलजम वाला शौ आएगा आपका, सलजम वाला सौ के साथ प्लस रॉ आ जाएगा। तो ये मिलकर आपका बन गया ये चीज, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना, SRA, इसको अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो SRA, ठीक है। श्रौ, एस से क्या हो जाएगा, श्रौ बन जाएगा, और रॉ से रॉ, ठीक है। रॉ से आपका रॉ बन गया। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो इसके साथ साथ। और त्रौ का मैंने बताया था TRA, ठीक है, TRA। तो ए से आपका जो है रॉ बन जाएगा, ठीक है, त्रौ, रॉ, ठीक है। श्रौ, सौ और रॉ, ये चीजें याद रखनी है। सौ से शौ बन गया सलजम वाला, रॉ से रॉ बन गया, ठीक है। यहाँ पे तो से तो बन गया, टी से तो बन गया, रॉ से आर ए से रॉ बन गया। यहीं पर आपका KSHA से क बन गया, ए से आपका शौ बन गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, समझनी है, इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था, उच्छिप्त ध्वनिया का प्रयोग हुआ है। तो उच्छिप्त ध्वनि, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी में उच्छिप्त ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, कितनी कौन कौन सी होती हैं भाई, 2 होती हैं आपके पास, उच्छिप्त या द्विगुण। इन्हीं को हमने क्या बोला, उच्छिप्त या द्विगुण, ठीक है। इन्हीं को हमने बोला द्विगुण, ठीक है। द्विगुण इनको बोला हमने, ये क्या हो जाएगा, उच्छिप्त या द्विगुण ध्वनियां हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो आपने देखा होगा डॉ आता है, ठीक है, ढपली वाला। एक आता है आपके पास णौ, ये क्या हो जाएंगे आपके, दोनों ही उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि किस अक्षर में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये किस अक्षर में जुड़ा हुआ है, शब्द दिए हैं।
खसरा में है कहीं? नहीं है भाई। पढ़ाई, पढ़ाई में ये दिख गया होगा आपको, पढ़ाई या सड़क या मेढक वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेढक, तो मेढक भी ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसके नीचे ये द्विगुण है भाई, ये बिंदु जो लगा होता है लोप होता है इस चीज का, तो यहां पर ये क्या है, ये उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई में क्या है आपका उक्षिप्त द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी पूछा जाता है ये क्या है भाई, ठीक है, ये तो हो गया, ये कौन सी ध्वनियां है, मूर्धन्य ध्वनि हो जाएंगी। कैसी ध्वनि हो जाएगी? मूर्धन्य ध्वनि ये हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, सघोष प्लस अल्प प्राण, सघोष प्लस अल्प प्राण ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा फिर आपका, ये भी मूर्धन्य ध्वनि है और ये भी सघोष है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका महाप्राण, महाप्राण। तो ये चीजों को नोट करना, कभी आ जाए कि कैसा है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। उम्मीद करता हूं टेबल आपको जो बार बार बताई जाती है कचड़ तप वाली, ठीक है, KTM 2 वाली, वो टेबल आपको आती होगी। तो ये आपके उचित या द्विगुण ध्वनियां होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व, ये कैसी ध्वनियां है हमारी, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा ऊष्म संघर्षी पढ़ा होगा आपने, स, श, सलजम वाला स और ह, ये क्या होते हैं आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये होते हैं। इसके अलावा लौ आता है, लौ कैसी ध्वनि है, तो लौ क्या हो जाएगा आपका, लुंठित हो जाएगा, ठीक है, लौ हो जाएगा, ठीक है, लौ पार्श्विक हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, र आपका लुंठित हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको नोट करना है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको आ रही होंगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से भाई आपको बताना है कि स्वर रहित। अब अच्छा हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके ना ऊपर होते हैं, जैसे मैंने बोला निर्माण, ठीक है, निर्माण बोला, तो ये ऊपर जो रॉ लग रहा है इसका कार्य क्या है, मैंने हमेशा से आपको बताया है, ये रॉ उसी के ऊपर लगता है। जैसे आशीर्वाद की वर्तनी आपके पास आती है, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आशीर्वाद में ये रॉ को इसके साथ लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? अब इसको अगर हम उच्चारण करेंगे, आशीर्वाद अगर मैं आपको बताऊं, आशीर, ठीक है, रॉ वाद, आपने अगर ऐसे लिखा, ये गलत क्यों है भाई? ये जो रॉ होता है ऊपर वाला, आपको ये चीज समझनी है, ये किसके साथ लगता है, जिससे ये पहले आ रहा होता है। अब ये अगर आप यहां लग रहा है तो इसका मतलब इसका यहां लिखना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा, आशीर्वाद को किस तरीके से आएगा, आशीर्वाद नहीं होता, ठीक है, आशीर्वाद इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। ये रॉ जो है आपका यहां लगा है तो यहां आ जाएगा, लेकिन इस रॉ को जो शुद्ध वर्तनी है इसमें कैसे लगा है, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर, यहां पर आ जाएगा रॉ और वाद, ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये रॉ इसके ऊपर लगा था तो इसके आगे लिखा जाएगा। तो याद रखना है, जिसके आगे रॉ लिखा जाएगा उसी के आगे लगेगा। तो ये तो यहां पर फंडा क्लियर हो गया। दूसरा फंडा कहां पर फंसता है कि ये रॉ कैसा होता है भाई, हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये रॉ ऊपर आएगा तो ये स्वर रहित होगा। अगर ये रॉ नीचे आ जाता है, जैसे हमने लिखा ग्राम, अगर मैं बात कर रहा हूं ग्राम, अगर यहां पर रॉ है तो ये स्वर रहित नहीं है, ये पूरा रॉ आएगा भाई, ये रॉ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, रॉ और ओ। तो यहां पर ये नीचे जो है आपका पूरा आएगा, ऊपर जो होगा आपका स्वर रहित होगा। तो ये चीजें समझनी है, ऊपर वाला हमेशा आधा होगा, स्वर रहित होगा, आधा रॉ आएगा, लेकिन अगर नीचे आ गया तो स्वर सहित आएगा, रॉ पूरा लिखा जाएगा। अब यहां पर बताना है आपको कि स्वर रहित रॉ का कहां पर प्रयोग हुआ है। स्वर रहित अगर त्राटक देखेंगे तो त्राटक में तो भाई त्रा, तो रा, ठीक है, तो रा, अभी बताया था आपको, तो त्रा कैसे बनता है आपका, तो और रॉ से बनता है, तो इसमें तो स्वर रहित रॉ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब यहां पर बात आ रही है शत्रु में, तो श, ठीक है, शत्रु, श, और ये किस तरीके से बनेगा, ओ, त्र, तो, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ट्रक देखा आपने, ट्रक में नीचे ये रॉ आ रहा है ना, ये रॉ आ रहा है, ये पूर्ण होगा भाई, ट्रक। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं, अगर मैं आपसे बोलूं ट्रक का वर्ण विच्छेद करो, तो कैसे हो जाएगा, ट, र, धन अ, ठीक है, ट्र, क, ठीक है, क और अ, ये आता है वर्ण विच्छेद करने के लिए। पिछली बार वीडियो के एग्जाम में आया था। तो ट्रक का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, जो ये रॉ है ये स्वर रहित है भाई, सॉरी स्वर सहित है, इसमें अ स्वर लगा है ना, ट्रक, ठीक है, ट, र, क, ठीक है, ट्रक इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन जो पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण में आपका जो ये रॉ लगा है ना, ये स्वर रहित है भाई, क्योंकि ये ऊपर है। तो ये चीजें आपको समझनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो पुनर्निर्माण है इसमें आपका स्वर रहित जो है रॉ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। स्वर रहित, स्वर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं उच्चारण कर रहा हूं सौ का, तो 100 अगर मैं लिखूंगा तो बिना स्वर के तो 100 उच्चारण हो ही नहीं रहा है। 100 कैसे हो रहा है, 100 ओ, इसको अ स्वर की जरूरत है तभी ये 100 बोला जाएगा। कभी भी याद रखना, जो आपके व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता से वो उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं। ये बार बार बताया आपको, जो भी स्वर है उसको किसकी जरूरत है भाई, व्यंजन की जरूरत है, तभी तो स्वर पूरा होगा। 100 हमने लिखा ना, आधा 100, कभी आपने देखा होगा आधी आधी चीजें आती हैं, जैसे पुनर्निर्माण में ऊपर रॉ लिख दिया, या फिर आशीर्वाद में ऊपर रॉ लिख दिया, तो ये सब स्वर रहित होते हैं जो ऊपर लिखे जाते हैं।
ऊपर आपका आधा होगा, जैसे मैंने बोला अर्धमागधी, तो यहाँ पे दो के ऊपर जो आता है ये भी आधा है, ठीक है, स्वर रहित है। इन चीजों को याद रखना, जब भी ऊपर दिख जाए सीधा आपको ऑप्शन मार देना कि ये भाई स्वर रहित है। इसी के साथ साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेधशाला शब्द है, तो वेधशाला कैसा शब्द है आपको बताना है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, यौगिक है, अयौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। अब सबसे पहले चीजें समझनी है आपको कि होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर वेधशाला कैसा शब्द है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूढ़ शब्द कैसा शब्द है भाई आपका। रूढ़ शब्द है जो इन शब्दों को कहा जाता है मूल शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। क्या होता है रूढ़ शब्द? जिनका सार्थक खंड ना हो। जैसे मैंने बोला कल, अब कल का कोई सार्थक खंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, मूल शब्द है। घर, घर का कोई सार्थक खंड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मूल शब्द है ना, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते हो। घर को कैसे तोड़ोगे? घ धन र कुछ भी नहीं टूट रहा है, तो ये मूल शब्द है आपका। ये चीजें आपको समझनी है, बेसिक है, ठीक है। रूढ़ शब्द आपका क्या हो गया? मूल शब्द। मूल शब्दों को हमने क्या बोला? रूढ़ शब्द है जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका यौगिक, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होगा? दो शब्दों से मिले शब्द। जैसे मैंने बोला वेधशाला, वैध के लिए शाला, ठीक है, वैध की शाला। भाई वैध क्या होगा? वैध मतलब क्या होगा? जो वैद्य है आपका, प्लस शाला मतलब, शाला आपको पता है किसका पर्यायवाची है? पाकशाला मैंने बोला, तो पाकशाला क्या है? शाला आपका स्थान होता है पकाने का, या फिर एक स्थान, ग्रह को बोला जाता है, ग्रह का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी वैद्य की शाला, वैद्य का घर, वैधशाला हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी तरीके से मैंने बोला विद्यालय, मैंने क्या बोला? विद्यालय, विद्यालय। अब ये क्या है? लय भी किसका पर्यायवाची है भाई? लय भी किसका पर्यायवाची है? लय भी घर का पर्यायवाची हो जाएगा। अब विद्या का घर यानी विद्यालय, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। विद्या का घर यानी विद्यालय। ये चीजों को समझनी है। विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय, तो क्या क्या बन गया आपका? विद्यालय। कैसा शब्द हुआ? यौगिक, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, ठीक है। विद्या धन आलय, विद्या क्या है? आपकी विद्या है जो आप पढ़ते हो भाई। आलय क्या है? आलय का मतलब है घर, यानी विद्या का घर यानी विद्यालय। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दूं आपको, हिमालय, हिमालय मैंने बोला, हिमालय। अब क्या है? हिमालय कैसा शब्द है आपको पता लग गया? हिम धन आलय यानी हिमालय, ठीक है, हिम धन आलय, हिमालय का घर भाई, ठीक है, हिम धन आलय, हिमालय, हिमालय का है भाई? बर्फ का घर, हिमालय, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? आलय किसका पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची है, और हिम आपका एक हिम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एग्जांपल दूं, देवदूत, देवदूत मैंने बोला, यानी देव क्या है? देव क्या है? भगवान है। दूत क्या है? उनके दूत है भाई, देवों के दूत। तो ये क्या बन गया आपका? यौगिक शब्द। दो शब्दों से मिलकर बन रहा है ना, देव अलग शब्द है, दूत अलग शब्द है, दोनों मिलकर बने देवदूत हो गया। तो ये आपका यौगिक शब्द हो गया। उम्मीद करता हूं अब वेधशाला आप समझ गए होंगे, वैद्य की शाला, तो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है, वेधशाला। बचता है योग रूढ़। योग रूढ़ आपको सीधा सीधा समझना है। इससे पहले उम्मीद करता हूं आपने समास पढ़े होंगे कनिष्ठ सहायक में, तो कनिष्ठ सहायक में आपको जो समास था, एक उसमें आपने पढ़ा होगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है भाई? बहुव्रीहि समास आपका होता है कि थर्ड पर्सन के लिए, अगर मैं यहां पर किसी थर्ड, जैसे मैंने बोला पंचानन, पंचानन, ठीक है, पंचानन। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला जलज, या मैंने बोला पंकज, ठीक है, मैंने बोला पंकज। अब पंकज से आप क्या समझे भाई? पंकज किसी का नाम है? बिल्कुल है नाम, लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है? पंख में जो जन्म लेता है, यानी किसकी बात हो रही है? कमल की बात हो रही है। तो यहां पर ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है, यानी ये किसी थर्ड पर्सन का डिनोट करेगा। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, किसके हैं पांच आनंद? पीतांबर, जैसे बोला पीला है जिसका अंबर, श्वेतांबर, तो ये सब कैसे शब्द हैं आपके? योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास होते हैं, यानी थर्ड पर्सन की वो बात करेंगे। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, योग रूढ़ शब्द जो होते हैं आपके थर्ड पर्सन का डिनोट करवाते हैं। जैसे मैंने बोला दशानन, अब दशानन कौन है? 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद किसके हैं भाई? रावण के हैं 10 आनंद। तो ये चीजें आपको समझनी है। योग रूढ़ शब्द आपका 3 शब्दों को, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्युत्पत्ति के आधार पर कली कली कौन सा शब्द है? तो कली कली भाई, कली किल, ठीक है। तो किल किल कैसा शब्द है? व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कैसा शब्द है? सॉरी, ठीक है, किल किल हम बोलते नहीं किल किल, ठीक है। तो किल किल शब्द कैसा है आपको बताना है। किल किल शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं, देशज विदेशज तत्सम तद्भव, ठीक है, ये शब्द होते हैं, तो आपको बताना है कि कैसा शब्द है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात हो रही है तो देशज शब्द हो जाएगा, देश में जन्मा हुआ किल किल, ठीक है। किल किल कैसा शब्द हो जाएगा? देश में। और देश शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी स्रोत का पता नहीं होता है। गांव दराज में हमने बोला नहीं, गांव दराजों में जो उत्पत्ति हो जाती है जिनका स्रोत का पता ही नहीं है। अब हम लोग भी कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, हमें पता ही नहीं, वो बस सुना है आपस में। कुछ प्रॉपर शब्द तो हमें जैसे पता है। आगत शब्द क्या होंगे? जैसे आगत मतलब कि जैसे हमने जो दूसरी भाषाओं से लिए हुए शब्द, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि सरदार, सरदार किस भाषा का शब्द है? तो आपने सीधा सीधा बोल दिया फारसी का है,
जैसे मैंने बोला मौसम, आपने बोला अरब से आया है, तो जब हिंदी भाषा है भाई, हिंदी में आपको पता है बहुत सारे बाहरी लोगों ने यहाँ पर राज करा था हिंदी हमारे भारत में, जब विदेशी आए थे, चाहे अरबी आए चाहे फारसी आए, यहाँ पर उन्होंने राज करा, तो आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने क्या करे, अपने शब्दों को मिक्स कर दिया। जब वो गए तो उनके शब्द भी यहाँ पर छूट गए। जैसे शराब बोला, शराब किस भाषा का शब्द है, तो शराब अरबी का शब्द है भाई। तो इसी तरीके से ये शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में प्रचलन में रह गए कुछ शब्द। अगर आज भी आप देखोगे, अफगानिस्तान हो गया या फारसी में हो गया, तो जैसे गमला है, गमला आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाल में भी गमले को गमला ही बोला जाता है, उनका उच्चारण अलग होता है। जैसे हम बोलते नहीं पानी, हिंदी में हमने बोला पानी, आप हरियाणा साइड जाओगे पानी, भाई पानी पिला दे, तो उनका ये वाला एसेंट आ जाता है। तो जब ये एसेंट आता है, हो सकता है इनके एसेंट में अलग हो, गमले को गमला कुछ अलग तरीके से बोलते हैं अपनी पुर्तगाली भाषा में, ठीक है, लेकिन वो गमले को गमला ही बोलेंगे। तो ये शब्द होते हैं आपके विदेशी शब्द। लेकिन यहाँ पर देशी शब्द क्या होंगे, उनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। पता लगा भाई किलकिल शब्द सहारनपुर में जन्म गया, पता लगा भाई आपका ये कहीं और जन्म गया, उत्तराखंड में ही जन्म गया। तो इस तरह के शब्द ये देशी शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। भाई गलत कथन बताना है आपको अधिसूचना के संबंध में। इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, परसों ही बताया था अधिसूचना क्या होती है, तो इसमें तो प्रेषक का उल्लेख होता ही नहीं है। ऑप्शन ए ही आपका यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा है सामान्यतः गजट में प्रकाशित होता है, बताया सरकारी गजट में छपी सूचना यानी अधिसूचना। तीसरा क्या है, यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई या मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है भाई, ठीक है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है इसे विज्ञप्ति, मैंने आपको बताया है, परसों इसको डीपली बताया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, परिवार का तत्सम रूप होगा, ठीक है। तो परिवार का तत्सम रूप होगा, थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया था एप्लीकेशन में, शायद उसको सही कर दिया गया है, तो उसको करेक्शन कर लेना आप। परिवार का अगर आपसे तत्सम पूछेगा तो परिवार का तत्सम आप भाई ऑप्शन बी यहाँ पे प्रतिपदा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। परिवार का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, प्रतिपदा हो जाएगा। और तत्सम क्या होता है भाई, आपको हमेशा से बताया है, तत्सम यानी तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। जो भी आपके संस्कृत के शब्द होंगे उनको तत्सम कहा जाएगा। और यहाँ पर जो परिवार है आपका, यह आपका तद्भव हो जाएगा, तद्भव यानी हिंदी शब्द हो जाएगा, इसका तत्सम रूप प्रतिपाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, उद्विगन का संधि विच्छेद कीजिए। उद्विगन, अभी आपको सीधा सीधा दो दिख गया होगा, दो में क्या लगा है, हलंत लगा है, उद्विगन। अब विद्विगन का अगर आपने संधि विच्छेद करा है और संधि विच्छेद आपने पढ़ा है, तो भाई आपने जहां पर भी देखा हलंत लगा होता है, मैक्सिमम वो संधि कौन सी होती है, सीधा सीधा आपको पता है वो आपकी क्या हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। अब काफी छात्रों का है, होनहार छात्र बोलेंगे सर व्यंजन संधि तो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है भाई नहीं है, लेकिन आपने आयोग का पैटर्न देखा है ना, आपके सिलेबस में हो ना हो वो पूछ देता है, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लगातार एग्जामों में पूछता है। तो संधि तो आपने पढ़ी है, ऐसा नहीं है संधि आपने नहीं पढ़ी है, सभी संधि, स्वर संधि आपके सिलेबस में, स्वर संधि आपको अच्छे से आती है। 2-4 एग्जाम्पल इसके भी देख के जाइएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। बच्चे कंफ्यूजन इसमें होते हैं विसर्ग में, जैसे निशुल्क बोला, निशुल्क में कौन सी संधि है भाई, निशुल्क, तो आपको पता है निशुल्क लिखा भी ऐसी जाता है, सीधा सीधा इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है उसका या तो तृतीय अक्षर में परिवर्तन हो जाता है या पंचम अक्षर में हो जाता है। तो उद्विगन, यहां पर आपको बताया ना, उद्विगन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, उत्धन विगन, ठीक है, उत्धन विगन, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थो धो दो, तो यहां पर आपको जो तो है इसका पंचम अक्षर में परिवर्तन होके तो, जैसे विपद जाल बोला मैंने, ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला आपको कि कुछ और शब्द कभी और देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, अभी आ गया ना स्वर संधि एग्जांपल, ठीक है। स्वर संधि आपके सिलेबस में भाई, स्वर संधि के हमने कितने भेद पढ़े हैं, 5 भेद पढ़े हैं। ऑप्शन कौन सा है, 5 भेद है कहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी दिख रहा है लेकिन डी करिएगा इसको, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं स्वर संधि की, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आ जाएगी हम पे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी आपके पास सबसे पहले। फिर आपके पास कौन सी संधि आती है, गुण संधि आ जाएगी, गुण स्वर संधि आ जाएगी भाई, ठीक है, गुण स्वर संधि आ जाएगी। इसके बाद आपके पास कौन सी आती है, वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि आती है। और इसके बाद आपके पास कौन सी आती है, वृद्धि संधि आ गई, गुण संधि आ गई, दीर्घ संधि आ गई, यण संधि आएगी, ठीक है, यण संधि, यण संधि आएगी। और अंत में आपके पास कौन सी संधि आ जाएगी, अयादि संधि, ठीक है, अयादि, अयादि स्वर संधि। तो ये सभी संधि के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब दीर्घ संधि में आपको बताया अ धन अ मिलकर क्या बना देते हैं, आ, ठीक है, बड़ा अक्षर बना देते हैं, ई धन ई मिलकर बड़े ई बना देते हैं, ऊ धन मिलकर बड़े ऊ बना देते हैं। गुण संधि में जैसे मैंने बोला नरेंद्र, 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 जहां पर एक मात्रा दिखेगी ऊपर, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक है, ऊपर एक मात्रा दिख रही है, नर धन इंद्र, ठीक है, रौ धन ई, तो भिन्न स्वर मिल जाए और ई के बाद, तो क्या बन जाएगा आपका, गुण संधि बन जाएगी। वृद्धि संधि आपने देखी होगी, जैसे वैधशाला,
वैधशाला आया। तो दो मात्राएं यहां पर आ रही हैं भाई, ऊपर में दो मात्राएं आ रही हैं, वृद्धि संधि। यण संधि का नियम आपने पढ़ा है, यदि अ ई उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो यण संधि हो जाएगी। आयादी संधि में आपको पता है पवन, ठीक है, पवन मैंने बोला, पवन का संधि विच्छेद पो धन अन, ठीक है, पो धन अन। यहां पर क्या हो गया आपका सीधा सीधा, जहां पर तीन अक्षर होंगे बिना मात्रा मुद्रा के होंगे अक्षर, ये क्या होगा आपका आयादी संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अष्टतम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया। अब आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं भाषा, संविधान की भाषा, भाई भाषा कौन से भाग में है, अगर भाषा आपसे पूछी जाए, भाषा 17 भाग में है संविधान के। संविधान में कुल कितने भाग है, 22 भाग है भाई, 22 भागों में से भाग 17 में किसको रखा गया है, भाषा को। अगर अनुसूची पूछी जाए, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची, तो अनुसूची कौन सी है भाई, अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया है सबको, किसमें, आपकी जो भाषाएं। अब मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान जब हमारा बन रहा था तो जिस दिन हमारे मूल संविधान में भाषाओं को रखा गया था, आपको डेट भी नोट करनी है भाई, डेट भी पूछी जाती है, मूल संविधान में हमारी भाषाओं को रखा गया था आपके लगभग कितनी भाषाएं रखी गई थी, 14 भाषाएं रखी गई थी, ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं रखी गई थी। लेकिन समय समय पर परिवर्तन होता रहा, संविधान संशोधन होते रहे, इसमें भाषाएं ऐड कर दी। टोटल आज की डेट में 2023 में भाई, आज की डेट तक हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, तो आपने सुना होगा संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अभी तक क्या है, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषाओं के बारे में आपको पता लग गया, भाग 17 है, अनुसूची 8वीं है, मूल संविधान में भाषा कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी भाई। अगर मैं अनुच्छेद पूछूं आपसे, तो अनुच्छेद कौन सा था भाई, भाषा के अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद अगर आपसे आ जाए, अनुच्छेद 343 से लेकर आपके पास कहां तक आते हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपके पास अनुच्छेद आते हैं। तो आपने ये सब पढ़ा होगा, रिकॉल हो गया बेसिक। दूसरी चीजें क्या है यहां पर आपको बताना है कि 92वें संविधान संशोधन से, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है 92वें संविधान संशोधन की, 92वें संविधान संशोधन से आपकी कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले आपको नोट करना है 92वें संविधान संशोधन कब हुआ भाई, 2003 में हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं 92, ठीक है, संविधान संशोधन, सीए लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, सीए से समझ जाना, सीए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो सीए का मतलब है संविधान संशोधन इंग्लिश में, तो इस चीज को नोट कर लेना, हिंदी में नोट्स बना रहे हो तो। अब 2003 में संविधान संशोधन होता है। अब आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा। अब 2003, अब यहां से आपको याद रखना है 2003, ठीक है, 2003 में कौन सी भाषाएं ऐड करी गई भाई, आपको याद रखना है MSD, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ठीक है। 2003 में आपको क्या रखना है, महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू होता है। याद करने में क्या जा रहा है, ट्रिक के साथ याद करनी है। ये कहना महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलना है, 2003 चल रहा था भाई, क्या चल रहा था, 2003 चल रहा था, अपना बल्ला लेकर आए, MSD का बल्ला। इन्होंने क्या करा भाई, अपने बल्ले से 2011 में 92 रन मारे वर्ल्ड कप में। आपको पता है वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रन मारे थे, 92 मारे थे। बार बार धोनी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद ही रखना है MSD का बल्ला। अगर आपको याद हो गया ना महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, M फॉर आपका क्या हो जाएगा, M फॉर मैथिली हो जाएगा भाई, ठीक है, M फॉर मैथिली हो जाएगा आपका, ठीक है, मैथिली। एस फॉर क्या हो जाएगा आपका, संथाली, संथाली, एस फॉर संथाली हो जाएगा। डी फॉर आपका डोगरी हो जाएगा, ठीक है, डी फॉर डोगरी हो जाएगा। बी फॉर हो जाएगा बोडो, ठीक है। तो ये सब भाषाएं आपकी किस में जोड़ी गई भाई, 92वें संविधान संशोधन के तहत ये चारों भाषाएं जोड़ी गई। उम्मीद करता हूं ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो भाषा आपकी एक छूट रही थी वो क्या थी, मैथिली आ गई, एम आ गया, संथाली आ गई, संथाली छूट रही थी, ठीक है, संथाली ही छूट रही थी आपकी, तो यहां पर MSD का बल्ला आ गया। 2003 में संविधान संशोधन होता है, इस भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा संविधान संशोधन अभी तक 3 बार हुए, ठीक है, ये तो अंतिम संविधान संशोधन था भाषा को लेकर। इससे पहले संविधान संशोधन कौन सा होता है वो नोट करके लिखिएगा। सबसे पहला संविधान संशोधन होता है भाई आपका कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं ये कब होता है, तो 1967 में संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 1967 में संविधान संशोधन होता है। और जो मूल संविधान आपको एक बताया था ना, डेट साइड लिखना करके, तो 14 भाषाएं जो आपकी 26 जनवरी 1950 को आपको पता है क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ भाई, गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया, उस दिन 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है। कितनी भाषाओं को, तो टोटल 14 भाषाओं को उस दिन मान्यता दी गई थी। उसके अलावा पहला संविधान संशोधन आपका कब होता है, 21वां 1967 में। इस संविधान संशोधन, इस डेट को नोट कर लिया होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब इस संविधान संशोधन को, जब संविधान संशोधन होता है 1967 में, तो एक भाषा आपकी ऐड की जाती है सिंधी भाई, ठीक है, सिंधी भाषा को इसमें ऐड किया जाता है 21वां संविधान संशोधन के साथ। तो इस चीज को आपको नोट करना है, कौन सी भाषा जोड़ी जाती है, सिंधी,
ठीक है, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा जाता है 21वां संविधान संशोधन। फिर इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है भाई 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसकी भी एक ट्रिक है, 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है। तो अगर 1992 आपको याद है, ठीक है, 92 पहले याद करना है 1992 में। अगला संविधान संशोधन कौन सा होता है? संविधान संशोधन नंबर 92 होता है। कब होता है? 2003 में होता है। जो ये वाला था 92 वाला 2003 में, कौन सी भाषा आई थी? महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। महेंद्र सिंह धोनी ने 92 रन कब मारे? वर्ल्ड कप के फाइनल में मारे। तो 92 में जब ये संविधान संशोधन हुआ, आपको पता है यहां पर कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ट्रिक है भाई, नमक, ठीक है। नमक अगर आपको याद हो गया, नमक, नमक से क्या है? 9 से हो जाएगा आपका, ठीक है। नमक आपकी ट्रिक हो जाएगी। इस ट्रिक को कैसे लिखेगा? नमक, नौ मौ क। नमक से आपको याद रखना है नेपाली, ठीक है, मौ से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक है। कोंकणी आपको याद रखनी है। ये तीनों भाषाएं आपकी जोड़ी की थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और टोटल अब हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हमारे पास संवैधानिक भाषा हो जाएंगी 8वीं अनुसूची में रखी हुई। इसके अलावा आपको एक चीज आज घर जाके सर्च करनी है, पढ़ना भी है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भाई। देखिए, अब बहुत से छात्र बोलते हैं सर आप की प्लीज लिखाया करिए, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं लिखाया। एक बेसिक फंड है, देखो जितना मैं लिखाऊंगा यहाँ पर बोलूंगा तो आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। मैं लिखाता रहूंगा, वीडियो लेंथी बन जाएगा, आपका डेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है सर सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट करिए, डेटा जो है ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ठीक है, आप लोगों को इसका भी ध्यान रखा जाएगा भाई। बहुत से लोग लाइब्रेरी जाते हैं, बाकी तो घर में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी हमारे छात्र ज्यादातर दूर दराज गाँव वाले हैं। देखिए हमारे साथ कौन जुड़ता है? शहरों में आपके पास एक फैसिलिटी है। मैं हमेशा से बोलता हूं, जितने छात्र हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, गांव वाले स्पेशल, आपको मैं ऐसा नहीं है कि यहां पर टारगेट कर रहा हूं, आपको इसलिए बोला जा रहा है। देखिए आप कभी भी आप देखते हैं शहरों में बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, ठीक है। हम भी यहां पर रहते हैं देहरादून के अंदर, हम देखते हैं देहरादून के अंदर आज हर 4 कदम में एक लाइब्रेरी है भाई, हर 4 कदम में एक लाइब्रेरी है और हर लाइब्रेरी फुल है। माहौल लाइब्रेरियों के अंदर ऐसा है पढ़ने वाला, आप अगर जाओगे, मैंने आपको बताया सुबह 10 बजे बच्चा अगर लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे एंटर करता है, रात के 10 बजे बाहर आ रहा है। गांव का छात्र क्या होता है? दिन भर काम करा, मेहनत करी, अपने खेत देखे, जानवर देखे, उसके बाद थका हारा आता है, रात को एनर्जी नहीं बचती है पढ़ने की। उस बच्चे को कंपटीशन करना है इन बच्चों के साथ जो सुबह 6 से 10 तक पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखिए, आपको पलायन करना ये मजबूरी हो जाती है। आप क्या करते हैं यार, गांव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, चलो भाई देहरादून चलो, कमरा किराए पे लिया, यहीं पढ़ो। तो जब आपको ये फैसिलिटी मिल रही है इंटरनेट के थ्रू, क्या है यही सेम प्रैक्टिस सेट देहरादून के अंदर करवा रहे हैं भाई 200 रुपए में। अब ऐसा नहीं है प्रमोशन कर रहा हूं, एक धनराशि ली जाती है। बहुत से छात्र बोलते हैं सर ज्यादा है, 200 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। 200 रुपए में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी तो मिल रहे हैं। 20 प्रैक्टिस सेट सेम अगर देहरादून में आप आओगे, यही आपकी फीस कितनी है? सबसे पहले आपकी फीस मैं बता देता हूं आपको, देहरादून में कितनी फीस पड़ेगी भाई। यही प्रैक्टिस सेट होगी आपको देहरादून में कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, मिनिमम फीस 600 रुपए है, 600 से 800 तक आप ये फीस दोगे। इसके अलावा कोई भी कमरा रेंट पे लेगा पर बच्चा 3000 रुपए रेंट आ गया। इसके अलावा 3000 रुपए रेंट के साथ साथ 3000 रुपए का खाना आ गया। 3000 के साथ खाना खाना फालतू खर्चा मान लो 2500 रुपए, टोटल आपका 10,000 रुपए खर्च हो गया शहर में आकर। जब यही फैसिलिटी आपको 200 रुपए में ऑनलाइन मिल रही है तो आप क्यों नहीं उठाते हैं भाई फायदा। आपको उनसे कंपटीशन करना है, खरीदिए प्रैक्टिस सेट, खरीदिए ना भी, हम ये नहीं कह रहे हमारे से खरीदिए, बहुत सारे लोग करवाते हैं। जहां आपको कंफर्टेबल लगता है, जहां आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीजें अच्छी दे रहे हैं, इनका प्रैक्टिस सेट अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूं, वहां जुड़िए। ठीक है, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ेंगे। यण संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि अभी बताया था, यण संधि किसके अंतर्गत आती है भाई? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब यण संधि का एक नियम है, आपने यण संधि का नियम पढ़ा होगा। यण संधि में अगर आपने नियम पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा? मैंने अभी आपको बताया था, ई के बाद, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, किसमें परिवर्तन हो जाता है? यौ में हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको क्या देखना है? उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, वौ में हो जाता है। और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका अर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब आपका यण संधि का नियम हो गया। अब मैं अगर यहां पर बात करूं पहले का, स्वच्छ का, तो स्वच्छ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो भाई क्या होगा? स्वच्छ का संधि विच्छेद, स्वच्छ का हो जाएगा सु धन, स्वच्छ का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? सु धन अच्छ। ठीक है, स्वच्छ का हो जाएगा सु धन अच्छ। तो यहां पर क्या हुआ? सु उ, ठीक है, उ धन औ, ये क्या बन गया? वौ बन गया। ठीक है ना, अभी बताया था उ धन वौ, उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ गया और क्या बन गया? वौ बन गया। ठीक है, तो ये तो नहीं है भाई, पहला वाला तो नहीं है। दूसरा आपके पास क्या है? स्वागत। स्वागत का अगर मैं संधि विच्छेद करूं, सु धन आगत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु धन आगत। ठीक है, सुधन आगत होगा। अब यहां पर क्या बना? उ धन औ, ये फिर से वौ बन गया। तो ये भी आपका यण संधि है भाई, इसमें भी यण संधि है। अब बचा आपके पास स्वांग। स्वांग आपका आया, स्वांग का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, स्व धन अंग। ठीक है, स्वांग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्व धन अंग। ठीक है, संधि विच्छेद करना जरूरी है। अब वौ से क्या बना? औ,
अ से क्या बना आपके पास, अ बना। अब अ अभी आपको बताया था, अ मिलकर क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं। ये किसका नियम है भाई, ये दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा, ठीक है, ये दीर्घ संधि का नियम है, यानी हमने पकड़ लिया ऑप्शन सी आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, यण संधि का उदाहरण नहीं है, स्वरूप बचता है ऑप्शन डी आपके पास। स्वरूप का अगर संधि विच्छेद करेंगे, स्वधन रूप, ठीक है, स्वरूप का क्या हो जाएगा, स्वधन रूप। फिर से वही आ गया, यहां से क्या बन गया, अ धन उ, अ धन उ मिलकर क्या बना दिया आपका स्वधन रूप, अधन उ मिलकर क्या बन गया यहाँ पर आपका यण संधि का नियम हो जाता है। तो ये चीजें समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, कितला कु नाग और बिरला को बाग, ठीक है, कितला कु नाग और बिरला कु बाग, ये आपकी गढ़वाली लोग कितनी है। बहुत से लोग जो गांव से होंगे समझ गए होंगे, रिलेट कर लिया होगा उन्होंने। बहुत से लोगों का क्या है, शहर में रह रहे होंगे। अब यही पर देखो गांव वालों का एडवांटेज बहुत अच्छा करा यूकेएसएससी में, मैं बहुत अच्छी पहल कहूंगा इसे यूकेएसएससी के, क्योंकि अभी हाल ही में यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष है मार्तोलिया जी, उनका एक बयान था, या फिर जो आपके परीक्षा नियंत्रक हैं कफलटिया जी, ठीक है, हिमांशु कफलटिया जी बहुत अच्छे इंसान हुए हैं, 2016 शायद मेरे ख्याल से पीसीएस टॉपर हो रहे हैं। तो उनकी एक पहल है कि कोशिश ये की जाएगी कि हर एग्जाम में 5 नंबर का जो है क्षेत्रीय भाषाओं में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो आपका तत्सम तद्भव गढ़वाली कुमाऊनी में आ जाएगा, या जैसे कि आपके पहले पटवारी में आते थे ना, जैसे गढ़वाली में रिक्खू को क्या कहते हैं, गढ़वाली में गन्ने को क्या कहते हैं, गढ़वाली में बादल को क्या कहते हैं, बारिश को क्या कहते हैं, कुमाऊनी में क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को आपको पढ़ना है। पढ़ना भी क्या है, देखो जो गांव में रहता है उसे पता है, लेकिन पढ़ना किस चीज को है, जैसे जो गढ़वाल में रहते हैं उन्हें कुमाऊनियों का नहीं पता है। जैसी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था पटवारी में कि कुमाऊनी में गन्ने को क्या कहते हैं, अब गन्ने को क्या कहते हैं कुमाऊनी में किसी गढ़वाली को कैसे पता होगा भाई, गढ़वाल में थोड़ी रह रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको अपने यार दोस्त है आजकल तो देखिए, जब हम गाने में अगर डाइवर्सिटीज नहीं रख सकते हैं, गाना होता है ना क्रीम पाउडर गाना है भाई, लोग सर्च कैसे करते हैं उसे गढ़वाली सॉन्ग कहकर, लेकिन क्रीम पाउडर गाना कौन सा है, कुमाऊनी गाना है भाई। तो जब आप यहाँ पर गानों में जब बैरियर नहीं रखते हो, कोई लैंग्वेज में क्यों रख रहे हो, कॉमेडी वीडियो देखा करो, पवन पार्टी की देखो, किसी की भी देखो, वहां से आप चीजों को रिलेट करो, ठीक है ना। घनानंद की वीडियो कौन नहीं देखता, कुमाऊं में भी उसकी बहुत वीडियो चलती है, गढ़वाली सिंगर है, कुमाऊनी सिंगर है। तो इन लोगों के जो लैंग्वेज बैरियर होता है आपका यही खत्म हो जाता है जब आप गाने सुनते हो। तो मैं बोलता हूं ना, अक्सर उत्तराखंड जो आपकी होती है गानों में ही सॉल्व हो जाती है। गानों में आपने सुने हैं तो टर्म्स एंड चीजों को समझा करो। कुमाऊनी में गन्ने को क्या कहते हैं भाई, रिक्खू, ठीक है, रिक्खू कहते हैं। जैसे खून आ गया, कुमाऊनी में खून को क्या कहेंगे, तो लुवेप करके कुछ ऐसे इस तरीके से कहा जाता है, ठीक। ये चीजें आपको समझनी है और आपका कास्ट नंबर का काम हो जाएगा। ये गांव वालों के पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया है। गांव वाले क्या, देखो जो देहरादून में रह रहे हैं वो भी गांव वाले ही हैं, कोई वो विदेश से नहीं आए हैं, बस वो गांव से पलायन कर पढ़ने के लिए शहर आ गए हैं। तो थोड़ा सा क्या है, जो कुछ शहर में रह रहे हैं उनका कमजोर हो सकता है, लेकिन गांव के छात्र शहर में है उनका नहीं होगा। तो कितालू को नाग और बिलारी को बाघ, इसका अर्थ आपको बताना था, लोककित्ती का अर्थ क्या होगा। तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, भारी भ्रम हो जाना। यानी जब भारी भ्रम हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, कितालू को नाग और बिरालू को बाघ। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, इसका ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इति इति शब्द युग्म सही अर्थ है। इति इति, अगर मैं आपसे बोलूं इति इति, इन शब्दों को क्या कहा जाता है भाई, इन शब्दों को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये आपके सिलेबस में है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ क्या होता है, दो शब्द आपको दिए होंगे, उच्चारण में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। तो इति इति बोलने में ऐसे लग रहा है ना, सिर्फ यहां पर क्या है, एक बड़ी ई हो जाएगी, यहां पर बड़ी ई है, यहां पर छोटी ई है। अब बोलने के उच्चारण यहां पर अक्सर लोगों का शुद्ध नहीं होता है, जिसने प्रॉपर हिंदी में पीएचडी करी है या फिर हिंदी का वो टीचर है वो जानता है इन चीजों को, ई ई किस तरीके से उच्चारण करा जाता है। तो इति इति का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर आपको बताना था। तो अगर आपको इति का पता है, अर्थ का क्या होता है, अर्थ का इति होता है। इति का मतलब क्या होता है, समाप्त, ठीक है। इति का मतलब समाप्त होता है भाई, दो ऑप्शनों में है, ठीक है। इति का मतलब जो छोटी वाली ई होगी इसका मतलब समाप्त हो जाएगा, और इति का अर्थ क्या होगा, विधन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इति का मतलब समाप्त होता है, इति का मतलब विधन होता है। इसी के साथ साथ आपने 2-4 शब्द और सुनेंगे, लिखेगा अली अली, आपके एग्जाम में आया हुआ अली और अली, इसका अर्थ क्या होगा, अली अली। अब आपने सुना होगा अली किसको कहते हैं, हम अली किसको कहते हैं, अली कहते हैं भौरे को, ठीक है, भौरे को। इसी का पर्यायवाची क्या होगा, भ्रमर, षष्ठ पद, ठीक है। अली किसका पर्यायवाची होता है, आपने सुना है ना, षष्ठ पद, भौरा, भ्रमर, ये सब अली के पर्यायवाची होते हैं। तो अली का मतलब भौरा हो जाएगा। अब अली किसको कहते हैं, सखी को, ठीक है, सखी। अली किसका पर्यायवाची है भाई, सखी का पर्यायवाची है, ठीक है। अली किसका पर्यायवाची है, तो सखी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो एक अली का अर्थ आपका हो जाएगा भौरा, भ्रमर, एक अली का अर्थ हो जाएगा आपका सखी हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा अनिल अनल, बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं इसमें, अनिल और अनल। अब अनिल और अनल आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा, अक्सर एग्जामिनर इन दोनों को एक साथ दे देता है, इसमें से इसका पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल अनल में क्या होता है अनल, अनिल का अर्थ क्या होगा भाई, अनिल, अनिल मतलब हवा, ठीक है, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग।
तो दोनों ही अलग अलग है भाई, बोलने में एक जैसा लगता है अनि अनल, अगर मैंने साथ साथ उच्चारण करा लड़के कंफ्यूज रहते हैं, एग्जामिनर यही फंसाता है आपको। अनि अनल का अर्थ क्या है, हवा है, पहले ऑप्शन पर दे देगा आग हवा। अब आपको यहां पर देखना है अनिल का मतलब हवा है, तो जो पहले पे होगा वही पहले पर होगा, जैसे समाप्त दोनों में था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे समाप्त बाद में दिया होता, तो ये चीजों को आपको वहीं पर क्लियर करना है और गलत नहीं गोला मार के आना है। तो अली का अर्थ हो जाएगा हवा, अनल का अर्थ हो जाएगा आग। इसी के अलावा तरणी, तरनी तरणी, ठीक, एक आ जाएगा आपका तरणी, ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास तरणी, एक आ जाएगा तरणी, ठीक है। तरणी इस तरीके से छोटा ई की मात्रा आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, ठीक है। एक आ जाता है आपके पास तरणी, ठीक है, यह आ गया तरणी, एक आ गया आपके पास तरणी, ठीक है। अब इनका अर्थ क्या होगा भाई, दोनों का उच्चारण एक जैसा है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग हो जाएगा। इस तरणी का अर्थ क्या हो जाएगा, सूर्य, हमने पर्यायवाची पढ़ा है ना, सूर्य का पर्यायवाची तरणी हो जाएगा। इस तरणी का अर्थ क्या हो जाएगा, नाव, नाव का पर्यायवाची तरणी होता है। तो ये चीजें आपको नोट कर लिखनी है, बाकी ये सब हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, काव्यांश को उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में से निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। कौन सा है भाई, जो आपका सही युग्म है उसका चयन करना है, ठीक है। जो स्व अभिनय करे, अभिनेता, अच्छा, जो स्व अभिनय करे, ठीक है, तो जो स्व अभिनय करे अभिनेता, ठीक है, जो स्व अभिनय करे अभिनेता, ठीक है, तो उसका गलत हो जाएगा भाई, स्व अभिनय अभिनेता नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सही है चुनना है, ठीक है, तो सही का चुनना है भाई, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आंखों से परे प्रत्यक्ष, आंखों से परे क्या होगा, आंखों से परे के लिए क्या शब्द होगा भाई, आंखों से परे के लिए क्या होगा, परोक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष होता है, जो आंखों से परे हो उसे क्या कहा जाएगा, परोक्ष कहा जाएगा। जो व्याकरण को जानता हो व्याकरणीय नहीं भाई, जो व्याकरण को जानता हो, ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेटों में कराया था, व्याकरण हो जाएगा उसका, व्याकरण, व्याकरण हो जाएगा, जो व्याकरण को जानता हो, तो इसका ये हो जाएगा। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, लौटकर आया हुआ के लिए प्रत्यागत होगा, बिल्कुल होगा भाई, जो लौटकर आया हुआ है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा, प्रत्यागत होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। व्यक्तिवाचक संज्ञा परसों ही कराया है, जो विशेष व्यक्ति का बोध कराती है उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि आपको समझना है, जैसे मैंने बोला गंगा, उस दिन एग्जांपल दिया था ना, गंगा, गंगा मुझे पता है गंगा प्रॉपर एक नदी है, यमुना मुझे पता है एक प्रॉपर नदी है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे दोनों, ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर मैंने बोल दिया नदी, तो नदी से मुझे समस्त नदियों की जातियों का बोध हो रहा है, ठीक है। नदी से मैं कोई सी भी नदी हो सकती है, काली नदी हो सकती है, सरयू हो सकती है, गोमती हो सकती है, गंगा हो सकती है, यमुना हो सकती है। तो नदी कैसा है, ये जाति है भाई, समस्त जाति का बोध करा दिया, नदियों की जाति का। लेकिन गंगा बोला व्यक्ति क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि गंगा जो राष्ट्रीय नदी है उसकी बात हो रही है। यमुना कौन सी नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है, उस यमुना की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। अब इनमें से आपको देखना है, गरीब, गरीब कैसा शब्द है, वह गरीब है, मैंने बोला वह गरीब है, ये क्या है, उसकी विशेषता है, यानी ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा भाई। गरीब क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पानी, पानी है, वह पानी है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, हमने देखा है ना द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में पानी, ठोस, गैस, पदार्थ, ये सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे पानी, तेल, हवा, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी आपकी गैसें ये किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी, ठीक है। बचपन, वह बचपन से ही चालाक है, यानी भाववाचक संज्ञा, बचपन का भाव, ठीक है, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब आगरा, आगरा क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगा, आगरा पर्टिकुलर जगह का स्थान है, ठीक है, आगरा पर्टिकुलर जगह है, मुझे पता है आगरा एक ही जगह है भाई। अगर मैं बोलूंगा मैं आगरा जा रहा हूं तो आप समझ गए ना आगरा जा रहा हूं, ये चीजें हैं कि आगरा आपका पर्टिकुलर जगह है, तो आगरा आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्वेश्चन आपके पास है, मनोभाव को प्रकट करने वाली अविकारी शब्द जिनका वाक्यों से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। मनोभाव को प्रकट करने वाले, भाई जब आपको मनोभाव प्रकट करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा गम है, तो इस टाइप से आपके मनोभाव प्रकट होते हैं, इनके लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती है। तो मनोभाव जब भी आप प्रकट करेंगे तो विस्मय आदि बोधक, आपने सुना होगा, जैसे मैंने मनोभाव प्रकट करा, मैंने बोला शाबाश, तुमने वीडियो का पेपर टॉप मार दिया, शाबाश। शाबाश के पीछे क्या है, आश्चर्य हुआ, मुझे खुशी हुई, शाबाश। अरे ऐसा कब हुआ, मैं बोलता नहीं अरे तुम कब आए, जैसे अचानक से कोई आ गया, अब आपका किसी का इंतजार था, अपने दोस्त का, भाई वो परसों आने वाला है, तो हमने बोला अरे तू कब आया, तो अरे के बाद आपको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ये शब्द किसका है भाई, ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक, इसे बोलते हैं विस्मय आदि बोधक। ये होता है आपका, यानी कि अभी हर्ष आपको हो, खुशी आपको हो, गम आपको हो, तो इन ये जो आपका विराम चिन्ह होता है इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मनोभाव को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक अव्यय का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर आश्चर्य होगा, हर्ष होगा, शोक होगा, घृणा होगा, ये सब आपका इसमें हो जाएगा। जैसे बोला अरे आप आ गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, कब आए, हे राम, ये कैसे हुआ, मैंने थोड़ा दुख प्रकट करा, हे राम,
ठीक है, आश्चर्य हुआ मुझे, हे राम ये कैसे हो गया, दया नहीं बोलती हे माँ माता जी, तो वही है आपका, तो दया जो बोल रही है हे माँ माता जी, यानी यहाँ पर वो थोड़ा सा दुख प्रकट कर रही है। तो ये चीज आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। भाई विराम चिन्ह, मैंने आपको बोला विराम चिन्हों की हिंदी में संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, आपके जो जो आपके ये जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं, कौन थे, थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा है अभी नाम, उनका नाम आई थिंक जॉर्ज ग्रियर्सन, हाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ही तो है। वो क्या मानते हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन कि ये बोलते हैं हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं भाई कहां से लिए गए हैं, हिंदी के इंग्लिश से लिए गए, लेकिन एक कौन सा नहीं लिया गया है जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वो ये वाला है पूर्ण विराम। वो बोलते हैं ये हिंदी या संस्कृत का ही है भाई, पूर्ण विराम जो चिन्ह है वो इसको बोलते हैं ये हिंदी का ही, और सबसे ज्यादा यही प्रयोग होता है। तो आपको बताना है हाँ मैं सच कहता हूं, बाबूजी माँ बीमार है इसलिए नहीं गया, तो हाँ के बाद आपका हमेशा से कॉमा आएगा। आपने अगर बेसिक हिंदी पढ़ी होगी तो हाँ के बाद हमेशा से कॉमा आता है भाई। ठीक है, तो ये पहला ही वाक्य आपका गलत हो जाएगा। सही बताना है आपका ना, सही का फिर से अंडरलाइन कर स्टार बना देंगे। बोले तो नहीं, मैं तो नहीं बोला हूं, आपको भी नहीं बोलना है। पहला आपका गलत हो गया। अगला है आपका हाँ बाबू, हाँ मैं सच कहता हूं। हूं के बाद आपका क्या है, हूं के बाद वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आना चाहिए, यहाँ पर नहीं है भाई। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। हाँ मैं सच कहता हूं, हूं के बाद पूर्ण विराम आना चाहिए, लेकिन इन्होंने कॉमा दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके पास बचता है भाई। ठीक है, नहीं हूं के बाद पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए। ठीक है, हूं के बाद आपका पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए भाई, हूं के बाद कॉमा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वाक्य खत्म नहीं हो रहा है ना, दो स्वतंत्र उपवाक्य है। हाँ मैं सच कहता हूं, ठीक है, तो यहां पर कॉमा आना चाहिए था। पहले वाले में ये भी मिस्टेक है, वो कॉमा नहीं लगाया, तो यहां पर कॉमा लगाया, बिल्कुल सही है। हाँ मैं सच कहता हूं, हाँ के बाद कॉमा आएगा, हूं, एक वाक्य खत्म हो गया, थोड़ा सा विराम लेंगे। बाबूजी बड़े आधार सूचक है तो कॉमा लगेगा। माँ बीमार है, खत्म हो गया वाक्य, थोड़ा सा रुकेंगे, इसलिए मैं नहीं गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके सारे विराम चिन्ह अच्छी तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं भाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, अब आपको डेली बताया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य आपको क्या बताया गया है कि सरल वाक्यों में क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है, बार बार बोलता हूं, एक विधेय होता है। ठीक है, वो आपके सरल वाक्य होते हैं। तो यहां पर क्या है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। ठीक है, तो आपका सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में होता है, एक आपका प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्या होगा, 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, बीच में समुच्चय बोधक अव्यय के साथ वो जुड़े हुए होंगे। जैसे कि मैंने बोला मैं खाना तो खाऊंगा लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो लेकिन जो शब्द है 2 वाक्यों को अलग अलग को जोड़ रहा है। मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, तो यहां पर स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा है, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और, एवं। ये सब आपके किसके उदाहरण है भाई, ये आपके हो जाएंगे संयुक्त वाक्य के। दूसरा आपके पास आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, एक स्वतंत्र एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा उस पर आश्रित है। योजक शब्द, योजक नहीं, जैसे कि शब्द जो इनकी पहचान होती है, की हो गया आपका, या फिर आपने बोला यदि, तो, ठीक है, जो, तो, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 19 क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में सर्वनाम कितनी संख्या है। तो अगर आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, सर्वनाम की संख्या पूछी है क्वेश्चन को, यहां पर बच्चे फंस जाएंगे। वो तो ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन अगर दिया होता फिर भी कुछ बच्चों ने इस पर रिपोर्ट मारी है। मैंने पहले भी कराया है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं ना, कभी आ गया सर्वनाम के कुल भेद कितने, अगर कुल संख्या पूछेगा तो 11 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, 11 संख्या हो जाएगी सर्वनाम की। लेकिन अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो भेद कितने हैं भाई, आपके पास 6 भेद है। कौन से, अनाप शनाप, अनाप शनाप, तो ये आपके भेद हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, सार्वनामिक, ठीक है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और पुरुष प्रश्नवाचक। तो ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हो जाएंगे, इनके 6 भेद होंगे और संख्या कितनी हो जाएंगी, टोटल 11 हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जो सोल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा। आज हिंदी में एक क्वेश्चन कम था, ठीक है, तो आपको उत्तराखंड का ज्यादा क्वेश्चन था, बाकी उत्तराखंड का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ना मैं इस पर काम कर रहा था कि काफी बच्चों से मैं 1-2 दिन से यहाँ था नहीं देहरादून में, तो कहीं बाहर जा रखा था, इसलिए आपका जो सोल्यूशन है आज नहीं बन पाया। बाकी आपका जो उत्तराखंड और उसका है कल अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपका कल करंट अफेयर का टेस्ट होगा, संडे को आपका 11 बजे करंट अफेयर होता है। कोशिश मैंने ये की है इस बार आपके ना जनवरी से उठाएं भाई। मैंने क्वेश्चन कहां से उठाए, मैंने पिछले जनवरी 2023, सॉरी
जनवरी 2022 से जो मुझे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगे, साथ ही साथ आपके जो मुझे 2023 के इंपॉर्टेंट लगे, सभी करंट अफेयर को मैंने टेस्ट में रखा है, तो जरूर देना है। जो छात्र अगर परसों भी ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता है करंट अफेयर का टेस्ट फ्री में होता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करो भाई, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर। वहां पर करंट अफेयर में चले जाना, कोर्सेज में जाओगे, फ्री करंट अफेयर दिख जाएगा, या टेलीग्राम या कहीं पर भी आप हमसे जुड़े हो, या फिर कहीं भी दिक्कत आ रही है कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक में क्लिक करके टेस्ट का अटेम्प्ट कर लेना, फ्री में होता है। करंट अफेयर में आपको 1 भी रुपया नहीं देना है भाई, ठीक है। करंट अफेयर का टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। इसके अलावा आपको जो सॉल्यूशन है वो अपलोड हो जाएगा। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर कनिष्क सहायक का जो आपका टाइपिंग हो रही है, ठीक है, कनिष्क सहायक की टाइपिंग हो रही है, ये किस तरीके से हो रही है, टाइपिंग हो रही है या फिर वहां पर जो टेस्ट हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, तो कल आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी, टाइपिंग कैसे हो रही है या सहयोग कैसे हो रहा है, तो कल देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।